नमस्कार, स्वागत है एक बार और आपके अपने इस चैनल पे। मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे और कुशल मंगल से होंगे। प्रभु की कृपा सभी पर बनी रही होगी और सभी का कारोबार और व्यापार चल रहा होगा अच्छे से। इसी शुभकामना के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ अवश्य मैं कहना चाहूँगा, अगर जो वीडियो पे आप फर्स्ट टाइम आए तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट करें, जिससे दूसरे लोगों तक भी ऐसी जानकारी पहुँचती रहे। और आज के जैसा कि वीडियो के जो इंट्रो में आप उसका थंबनेल देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जो वीडियो आज का है वो किस विषय पर आधारित है, या दूसरे शब्दों में कहें कि कौन सी जिज्ञासा या किस सवाल के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा आपका समय न लेते हुए और आज के वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो में जैसा कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वीडियो किस विषय पर आधारित है, कि जो कि एक सामान्य प्रश्न है जो सभी के द्वारा एक जो मस्तिष्क में उनको ये हिट करता रहता है कि अगर जो क्या ऐसा होना भी संभव है। तो इसी सब सारी जानकारी को संकलित करके मैं आपके सामने उपस्थित आया हूँ। ये इसमें ज्ञात हो सके कि अगर जो कोई महिला है, कोई पत्नी है, अगर जो उसका कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, सर्वप्रथम सभी के द्वारा ये प्रयास रहता है, जो भी नातेदार और रिश्तेदार जो भी होते हैं वो सही तरीके से उसको प्रयास करते हैं कि किसी तरीके से दोनों की जो गृहस्थी है, जो घर जीवन है, वो न टूटने पाए। जो भी डिस्प्यूट अराइज हुआ है, दोनों में जो वैचारिक मतभेद इतने उत्पन्न हो गए हैं, उनको किसी तरीके से उसको सॉल्व किया जा सके। लेकिन जो डिग्री ऑफ द जो उसका डिस्प्यूट है, या दूसरे शब्दों में कहें कि जो झगड़े की जो लेवल है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ या दूसरे लोगों के जो आम रिश्तेदार लोग हैं, जो सगे संबंधी हैं, वो उसको सॉल्व आउट नहीं कर पा रहे हैं। दोनों लोगों में किसी में कोई भी विचार मतभेद पे एक राय नहीं बन पा रही है। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर जो ऐसी इस स्थिति में भी कि अगर जो आप पत्नी है या जो भी महिला है, उनके द्वारा ये अगर जो अननेसेसरी या इलीगल तरीके से कोई अगर जो मनी की डिमांड की जाती है, तो उसको कैसे रोका जा सके। हस्बैंड के पास क्या लीगल रेमेडी उपलब्ध रहती है, वो कहाँ जा सकता है, कौन से लीगल रेमेडी को, कौन सी एप्लीकेशन किस कोर्ट में मूव करके वो अपने जो समाधान है, जहाँ से उसका शोषण होने की उसकी अगर जो आशंका है वहाँ से उसको रोका जा सके। तो सर्वप्रथम सबसे पहले मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर जो पत्नी है, अगर जो कोई डिवोर्स का या और इसके अंतर्गत जाहिर सी बात है कि अगर जो डिवोर्स का मुकदमा अगर जो फाइल किया गया है, तो जनरली तौर पे उसके अलावा भी DV एक्ट 125 और 498A के केसेस में उसमें जो अननेसेसरी जो कोई अपराध नहीं भी कारित हुआ है, तो उसकी भी धाराएं उसमें संकलित कर दी जाती हैं। जाहिर से तौर पे ये है कि अगर 498A के केसेस में 323, 504, 506 और 3/4 के जो दहेज प्रतिदोष जो अधिनियम की जो धाराएं वो तो इम्पोज होती हैं। लेकिन अभी हाल ही में जो समाज का परिदृश्य बदलते हुए एक नए तथ्य निकल के भी सामने आए हैं, जिसमें ये ज्ञात होता है कि जो समाज में जो व्यथित जो वर्ग है, जिनको लगता है कि हम उसमें कमज़ोर हैं, और इसके साथ में अगर जो हस्बैंड को जेल भेजने का हर संभव प्रयास करती हैं, तो इसके तरीके से एक 377 जो अभी IPC की जो धारा है उसको भी इम्पोज कर दिया जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो अपराध है वो गंभीर प्रकृति का है और उसको इम्पोज करने का जो मकसद और जो ऑब्जेक्ट है कि केवल इतना है कि हस्बैंड को किस तरीके से उसको जेल भेजा जा सके। क्योंकि गंभीरता को मामले को देखते हुए सेक्शन 377 नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जिसके अंतर्गत जो लोअर ट्रायल है, सेशन ट्रायल है, वहां से बेल मिल पाना बहुत ही संभव नहीं हो पाता है। तो इन्हीं के सब डिस्प्यूट को देखते हुए मामला उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा है और उच्चतम न्यायालय में एक केस लेट डाउन किया, जिसमें गाइडलाइन लेट डाउन की गई है कि रजनीश वर्सेस नेहा में एक गाइडलाइन निर्धारित कर दी गई है। और उस केस में अंतर्गत जो भी प्रक्रिया है वो आज भी फॉलो की जाती है, और उसके अनुसार ही अगर जो कुछ फॉलो करते हैं तो बहुत लोगों तक इसमें सफलता भी जरूर प्राप्त होती है। क्योंकि रजनीश वर्सेस नेहा में जो गाइडलाइन निर्धारित की है, क्या गाइडलाइन निर्धारित की गई है, उन्हीं पर एक एक करके मैं इसमें चर्चा करूंगा और आपको उसमें बताने का मैं प्रयास करूंगा कि अगर जो इस तरीके से आप अगर जो फॉलो करते हैं तो आपको मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ेगा और साथ में इसके आधार पे आप डिवोर्स की डिग्री भी प्राप्त कर सकेंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि हर एक सूट में अब चाहे सेक्शन 125 का हो या DV एक्ट का हो, दोनों में ये मैंडेटरी हो गया है कि रजनीश वर्सेस नेहा का जो एक निर्धारित गाइडलाइन है उसके अंतर्गत दोनों पक्षों को, लड़का और लड़की को, दोनों वाद में
एक अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करना होता है। जिन लोगों का मुकदमा भी न्यायालय में विचाराधीन होगा उनको ये ज्ञात होगा कि इसमें एफिडेविट में क्या होता है, क्या क्या जानकारी देनी पड़ती है, और उन जानकारी के अलावा भी कोई अन्य जानकारी भी जो दी जाती है, क्योंकि रजनीश वर्सेस नेहा में जो एफिडेविट जो शपथ पत्र उसमें जो दाखिल किया जाता है उसका एक प्रॉपर एक वेल फॉर्मेट है, जिसको उसी की परिभाषा और उसी के अनुरूप ही आपको एफिडेविट फाइल करना पड़ता है। तो रजनीश वर्सेस नेहा का एफिडेविट फाइल होने के उपरांत ही आपका जो मुकदमे का जो ट्रायल है वो प्रारंभ हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर न्यायालयों में जैसे कि सेक्शन 125 में अगर जो रजनीश वर्सेस नेहा का अगर जो एफिडेविट नहीं फाइल किया गया है, क्योंकि प्रेजेंटेशन ऑफ द सूट क्योंकि दाखिल करते समय भी अगर जो नहीं फाइल किया गया है तो आपका सूट माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है या वो नहीं इंटरटेन किया जाएगा। तो इसी के आधार पर अब रजनीश वर्सेस नेहा में जो कंडीशन इम्पोज की गई है वो कंडीशन ये है कि वाइफ को अपने एफिडेविट में, क्योंकि एफिडेविट में ये तथ्य आता है कि जो भी बातें हैं वो शपथ पूर्वक उसमें कही जाती हैं। तो शपथ पूर्वक कहने का अर्थ है कि जो इनकम की जो वाइफ की जो इनकम है उसमें उसको डिस्क्लोज करना होता है, या उसके फादर के पास कितनी इनकम है, उसका स्टेटस क्या है, क्या क्या उसके फैमिली मेंबर हैं जो उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, इन सारी चीज़ों को डिस्क्लोज उस एफिडेविट में करना होता है। तो रजनीश वर्सेस नेहा के जो एफिडेविट है उसमें वाइफ का उसका जो स्टेटस है, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और उस एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या कर रही हैं और उस एजुकेशन को प्राप्त करने के बाद अब वर्तमान में क्या कर रही है, ये सारी बातें उस एफिडेविट और उस शपथ पत्र के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा दोनों पक्षों को। अब ये प्रश्न ये उठता है कि अभी तक जो मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट यानी कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ के जो पेश किया जाता था माननीय न्यायालय के समक्ष वो कर पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसके अतिरिक्त एक चीज और है कि अगर जो वाइफ को या हस्बैंड को दोनों में किसी भी केसेस में हो उसको ये भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि उनका जो रहने का स्टेटस क्या है, क्या क्या एक्सपेंसेस हैं और वो किन किन एक्सपेंसेस के आधार पर उनकी इनकम क्या है, उन इनकम का जो डिवाइडेशन है कि इनकम का सच अमाउंट यहाँ एक्सपेंड होता है, सच अमाउंट यहाँ एक्सपेंड होता है, ये फुली डिटेल आपको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है। हाँ, एक चीज़ और है, अगर जो कोई हस्बैंड है या वाइफ है, दोनों में से अगर जो वाइफ ने कोई गलती की है या उसके तरफ से कोई एफिडेविट या कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन अगर जो कोई माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है तो ये अगर जानकारी अगर जो हस्बैंड को होती है यानी कि दूसरे पक्ष को होती है तो वो उस पर ऑब्जेक्शन रेज करके अपना ऑब्जेक्शन माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें अगर जो ये तथ्य अगर जो आपने इसमें प्रस्तुत किए हैं, अगर जो कोई इन्फॉर्मेशन गलत प्रोड्यूस की गई है तो इसके आधार पर आप माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके आप उस पर जो एफिडेविट फाइल किया गया है उसको कंट्राडिक्शन में उसको आप कोर्ट को बता सकते हैं कि जो एफिडेविट दिया गया है वो फॉल्स एफिडेविट दिया गया है। तो उसके आधार पे माननीय न्यायालय को अगर जो लगता है कि फॉल्स एफिडेविट अगर दिया गया है तो उसके खिलाफ फोर्सेबल एक्शन लिया जा सकता है। एक तथ्य और विचार में आता है कि ये भी बताना आवश्यक है, अगर जो कोई वाइफ है या कोई महिला है उसके फादर के पास अगर जो प्रॉपर्टी है या उसके पास कोई सन नहीं है तो उस स्थिति में जो सारी प्रॉपर्टी होगी अल्टीमेटली इंटरटेन की जाएगी वाइफ के द्वारा यानी कि महिला के द्वारा। तो अब ये तथ्य निकल के आता है कि अगर जो वो सारे बातें अगर जो वो सारे फैक्ट अगर जो वो एफिडेविट में डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं और ये जानकारी अगर जो हस्बैंड को है तो सही जानकारी कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष की माननीय न्यायालय के समक्ष उसको प्रस्तुत कर सकता है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि इसमें अगर जो कोई फैक्ट अगर सही जानकारी है माननीय न्यायालय के सामने ना लाई जा सके। इसके अतिरिक्त अगर जो कोई प्रॉपर्टी है अगर जो आपके फादर की यानी कि वाइफ के फादर की अगर जो कोई प्रॉपर्टी है या सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है या पेरेंटल एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो उस स्थिति में भी क्योंकि जो वाइफ है जो महिला है उसका भी उसमें राइट है तो अल्टीमेटली कोर्ट ये भी कंसीडर करती है कि उसका जो रहने का स्टेटस है और जो उसका रहने का तरीका उसके आधार पे क्या कितना अमाउंट उसके लिए पर्याप्त होगा। इन सारे तथ्य की जो जानकारी है जो माननीय न्यायालय को होनी चाहिए, इसीलिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो प्रतिपादित सिद्धांत जो प्रस्तुत किया है उसी के आधार पर रजनीश वर्सेस नेहा का जो प्रतिपादित गाइडलाइन है उनके अनुसार उसमें शपथ पत्र अब सभी मामलों में प्रस्तुत करना पड़ता है, चाहे वो सेक्शन 12 का घरेलू हिंसा का वाद हो या सेक्शन 125 का अगर जो गुजारा भत्ता का अगर जो कोई वाद है, दोनों हुई वाद में दोनों पक्षों के द्वारा रजनीश वर्सेस नेहा का जो शपथ पत्र है वो आवश्यक रूप से दोनों को प्रस्तुत करना पड़ता है।
अब जाहिर सी बात है क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ है, हस्बैंड के पास कितनी प्रॉपर्टी है वाइफ को भी जानकारी रहती है, और वाइफ के पास प्रॉपर्टी कितनी है या उसके सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या है ये हस्बैंड को भी जानकारी है। तो इसलिए अब माननीय न्यायालय के समक्ष कोई भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके कोई भी अगर जो इन्फॉर्मेशन उसको अगर जो कंसील करके कोई भी ऑर्डर आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति पे अगर जो आप रजनीश वर्सेस नेहा के एफिडेविट के गाइडलाइन में उसकी लाइट में आपको अगर जो लगता है कि वाइफ के पास उसके बाद पर्याप्त साधन है, तो इस स्थिति में आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, यानी कि आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच जाएंगे। और कभी कभी ये भी देखने को मिलता है अगर जो कोई प्रॉपर्टी फादर के पास है, तो अगर उसके पास कोई सन भी है यानी कि जो महिला है या पत्नी है उसके भाई भी हैं, तो ऐसी स्थिति में जो पिता के द्वारा यानी कि जो महिला के पिता के द्वारा कभी कभी वसीयत या बैनामा यानी कि सेल डीड भी एग्जीक्यूट कर दी जाती है। तो ये अगर जो तथ्य जाहिर सी तौर पे कि महिला या पत्नी को अगर जिसको गुजारा भत्ता प्राप्त करना है, तो इस तरीके के जो एसेट्स हैं वो माननीय न्यायालय के समक्ष डिस्क्लोज नहीं करती हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको मेंटेनेंस का ऑर्डर प्राप्त हो जाता है, और ये मेंटेनेंस का ऑर्डर जो रिकवर किया जाता है, जो अमाउंट होता है वो हस्बैंड से रिकवर किया जाता है। तो लेकिन हस्बैंड को भी ये जानकारी होनी चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन जो वाइफ के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है वो कितनी सही है और कितनी सत्य है। तो इसी के आधार पे जो नए जो गाइडलाइन है, इन्हीं के आधार पे अब जो मुकदमों का विचारण चलता है माननीय न्यायालय के समक्ष, जिसके आधार पे अब जो भी पत्नी है उनको आसानी से मेंटेनेंस नहीं मिलता है। यानी कि कहीं ना कहीं जो अभी तक जो पुरुष वर्ग था जिसको ये लगता था कि पत्नी के द्वारा जो उनके फेवर में जो लॉ बने हुए हैं तो वो उनका मिसयूज करके उनका मिसगाइड करती हैं, तो अब ऐसा होना संभव नहीं हो पाता है। यानी कि उनका जो डिग्री और लेवल कम हो गया है। अब इतना जो तथ्य हैं उनको तोड़ मड़ोड़ के कोई भी महिला या पत्नी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकती हैं, क्योंकि अगर जो कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन कोई गलत जानकारी अगर जो माननीय न्यायालय के समक्ष आपने दी, तो इसके आधार पे आपके विरुद्ध क्रिमिनल ऑफेंस का क्रिमिनल चार्ज के आपके ऊपर केस भी दर्ज हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में इस तरीके का कोई भी, आशा करता हूँ, कोई भी जानकारी नहीं देगा। और एक चीज और है कि जब दोनों पक्षों के पास जो भी एसेट्स हैं, जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, वो एक दूसरे को अगर जो नहीं भी पता है, तो माननीय न्यायालय के समक्ष जब ये शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे तब साथ में दोनों पक्षों को ये भी जानकारी हो जाएगी कि दोनों पक्षों पर क्या क्या एसेट्स हैं। क्योंकि 2005 के बाद जो वुमेन है उनको भी राइट टू प्रॉपर्टी का जो राइट है वो भी उनको मिला हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जो पिता की जो प्रॉपर्टी है, अगर जो उसमें कोई हाउसेस या कोई अगर जो रेजिडेंशियल कोई प्रॉपर्टी अगर जो बनी हुई है, उसमें इक्वली एज अ सन यानी कि उनके लड़कों यानी उनके भाइयों के बराबर उनकी वो जो बहन है यानी कि जो उसकी पुत्री है उनका भी बराबर यानी कि लड़के और लड़कियों दोनों का हक होता है अपने पिता की संपत्ति पे। तो ऐसी स्थिति में अगर जो कोई प्रॉपर्टी इनकम अगर जो कोई जनरेट हो रही है पत्नी के पास, और अगर ऐसे तथ्य की जानकारी अगर दूसरे पक्ष को होती है, तो ये तथ्य माननीय न्यायालय के समक्ष आप प्रस्तुत करके आपके फेवर में जो आदेश आपको लगता है नहीं होना चाहिए, आप उसको होने से आप उसको रोक सकते हैं, क्योंकि सही तथ्य माननीय न्यायालय के सामने लाना ही बहुत ही आवश्यक है। और आज का वीडियो इतना ही और यहीं तक है। मिलते हैं किसी एक और वीडियो में एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।